नमस्कार। आज की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। मैं अनुज कुमार पांडे, सहायक अध्यापक मोतीलाल नेहरू इंटर कॉलेज कौंधियारा, प्रयागराज। आज हम लोग कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान विषय के उप विषय राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 3 चुनावी राजनीति पर चर्चा करेंगे। इस अध्याय पर चर्चा से पहले हम लोग जान लें, पूर्व में आपने 2 अध्याय 1 लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों तथा अध्याय 2 के अंतर्गत संविधान के निर्माण के विषय में जाना है। आपने अध्याय 1 में जाना लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता स्वयं या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन में भागीदारी करती है और शासन करती है। लोकतंत्र क्यों आवश्यक है? क्योंकि राजतंत्र या अन्य शासन व्यवस्थाओं में कुछ व्यक्तियों या एक व्यक्ति जो चाहता है वह निर्णय लेता है। जब तक वह एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अगर योग्य है तब तो शासन ठीक है। अगर वह निरंकुश और अत्याचारी हो गया तो पूरे समूह के साथ अन्याय होता है। जबकि लोकतंत्र में सबकी भागीदारी रहती है और प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी होने से वह शासन प्रणाली सर्वोत्तम मानी जाती है। आप लोगों ने अध्याय 1 में लोकतंत्र की परिभाषाएं और लोकतंत्र की तमाम विशेषताओं का अध्ययन किया। इसी प्रकार अध्याय 2 में आपने संविधान निर्माण को जाना। किसी राष्ट्र के शासन को चलाने के लिए नियमों की संहिता के नियमों के संकलन को संविधान कहते हैं। आप लोगों ने उस अध्याय में दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक संविधान और भारतीय संविधान के निर्माण को जाना। आपने जाना कि किस प्रकार भारत में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के तहत चुनी हुई संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में संविधान का निर्माण किया। आइए अब हम लोग चलते हैं आज के अध्याय पर, और आज के अध्याय में हमारे चर्चा के प्रमुख बिंदु होंगे चुनाव। सबसे पहले आज के इस अध्याय में आप जानेंगे कि चुनाव क्यों आवश्यक हैं, चुनाव क्यों होते हैं। दूसरा चीज़ हम जानेंगे चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार के हैं। कोई जो चुनाव होते हैं वो लोकतांत्रिक हैं, ये हम कैसे मानेंगे, उसके क्या आधार होते हैं। और फिर हम पढ़ेंगे राजनीतिक प्रतिद्वंदिता। जब चुनाव होते हैं तो विभिन्न प्रत्याशियों या राजनीतिक दलों के बीच एक स्वाभाविक प्रतिद्वंदिता होती है, उसका हम अध्ययन करेंगे। और चुनाव की हमारी प्रणाली, हमारे देश में किस प्रकार से चुनाव होता है, इसका अध्ययन करेंगे। फिर हम ये जानेंगे कि भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है, हमारे देश में जो चुनाव होते हैं वो क्यों लोकतांत्रिक हैं, ये भी जानेंगे। और अंत में हम लोग जानेंगे स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियाँ। तमाम सारी समस्याएं हैं जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के बीच बाधा हैं, उनके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं चुनाव क्यों। किसी देश की शासन प्रणाली को चलाने के लिए जनता कुछ प्रतिनिधियों को चुनती है। उनको चुनने के लिए जिस प्रक्रिया का पालन किया जाता है उसे चुनाव कहते हैं। अब ये बात आती है कि चुनाव क्यों। इसको जानने के लिए आपके पाठ्यपुस्तक में 1887 में हरियाणा प्रांत की विधानसभा में हुए चुनाव का बहुत सुंदर उल्लेख किया गया है। उसका पूरे चुनाव का उल्लेख किया गया है जिससे आप जानें कि चुनाव क्यों आवश्यक है, किस प्रकार चुनाव से सरकारें बदलती हैं। 1887 में चौधरी देवीलाल ने लोक दल नामक एक पार्टी का गठन किया और अन्य विपक्षी दलों को एक करके एक विपक्षी मोर्चे का निर्माण किया और चुनाव में भागीदारी की। उन्होंने यह घोषणा की कि चुनाव जीतते ही लोक दल जैसे सत्ता में आएगी, पहला काम होगा किसानों के कर्ज की माफ़ी। उनके इन नारों और पूर्ववर्ती सरकार
से जनता की नाराजगी का परिणाम यह रहा कि विपक्षी मोर्चे ने कुल 90 सीटों में से, कुल 90 विधानसभा सीटें हरियाणा विधानसभा में हैं, में से 76 सीटों पर विजय प्राप्त की और अकेले लोक दल ने उसमें से 60 सीटों पर विजय प्राप्त की। इस तरीके से जनता की मांग पर ध्यान रखकर, जनता की नब्ज पकड़कर लोक दल ने विजय प्राप्त की और 4 वर्ष तक शासन किया। 4 वर्ष बाद जब पुनः चुनाव हुआ तो पुनः कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि चुनाव द्वारा सरकारें बदलती जा रही हैं और जनता के इच्छा के अनुरूप, उसकी आवश्यकता के अनुरूप मुद्दों को जो दल उठा रहा है उससे विजय प्राप्त हो रही है। अब हम चर्चा करते हैं, क्या बिना चुनाव के भी लोकतंत्र हो सकता है? बिना चुनाव के भी लोकतंत्र की कल्पना की जा सकती है? हाँ, अगर जनता के सभी लोग स्वयं एक स्थान पर बैठकर शासन की संबंधी निर्णयों को स्वयं लें और उसका क्रियान्वयन करें तो यह संभव है, किंतु यह बहुत छोटी जनसंख्या वाले राज्य में संभव है। भारत जैसे विशाल देश में या वर्तमान युग में विशाल जनसंख्या में यह व्यवहारिक नहीं है। तो लगभग 100 देशों में आज की तिथि में चुनाव द्वारा ही जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वे शासन करते हैं। चुनाव के अतिरिक्त एक और तरीका हो सकता है जनता के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनना, वह शिक्षा के आधार पर, उम्र के आधार पर लोगों को चुन लें। लेकिन उसमें दिक्कत यह है कि उम्र के आधार पर बहुत सारे लोग बड़ी उम्र के होंगे। फिर इस बात की क्या गारंटी है कि जो बड़ी उम्र का व्यक्ति है उसे सब लोग चाहें और उसकी सूझबूझ शासन करने की सबसे अच्छी हो? और फिर ये भी कैसे तय होगा कि कौन अधिक शिक्षित है? और अगर तय भी हो गया तो क्या यह लोकतांत्रिक है? यह कतई लोकतांत्रिक नहीं है। इसलिए सबसे व्यवहारिक तरीका यही है जिसे सभी देश प्रायः अपना रहे हैं लोकतंत्र में, कि जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है और वे प्रतिनिधि शासन चलाते हैं। इस तरीके से प्रतिनिधियों के चयन द्वारा चुनाव होता है और शासन चलता है। अब हम चर्चा करते हैं चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के प्रमुख आधार क्या हैं। कोई जो चुनाव होता है वह लोकतांत्रिक ही है। पता चला कुछ लोगों ने मिल के चुन लिया, कहा ये चुनाव है, और बहुसंख्यक जनता की उससे कोई मतलब नहीं। लोकतांत्रिक से तात्पर्य यहाँ यह है कि जनता जिसे चाह रही है, जनता का बहुसंख्यक या बहुमत, वह चुना जाए। तो कोई भी चुनाव किसी देश का वह लोकतांत्रिक है कि नहीं है, इसका फैसला, इसको मानने के कुछ मूलभूत आधार हैं जिन पर यह देखा जाता है कि चुनाव, सबसे पहले सार्वभौम और वयस्क मताधिकार। सार्वभौम का मतलब होता है सबको मताधिकार प्राप्त हो और सबके मत का मूल्य हो, और वयस्क का तात्पर्य है कि एक खास उम्र को प्राप्त करने वाले सभी व्यक्ति, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जात पात के, बिना किसी शिक्षा दीक्षा के, बिना किसी धर्म लिंग के भेदभाव के, सभी वयस्क लोग मतदाता हों। भारत में स्वतंत्रता के बाद संविधान लागू होते ही सार्वभौमिक और वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया गया और आज प्रत्येक 18 वर्ष से अधिक उम्र का स्त्री पुरुष मतदाता होता है और प्रत्येक व्यक्ति के मत का मूल्य उतना ही है, चाहे वह अनपढ़ हो, चाहे वह डॉक्टरेट डिग्री प्राप्त हो, चाहे वह बहुत संपन्न हो, चाहे वह बिल्कुल गरीब हो, चाहे वह बहुत बड़े राजनीतिक पद पर हो, चाहे वह आम जनता हो, सबके मत का उतना ही मूल्य होता है। ये है सार्वभौम वयस्क मताधिकार। अन्य विश्व के अन्य देशों में प्रारंभ में इस प्रकार के मताधिकार नहीं थे। पहले स्त्रियों को मताधिकार नहीं था, कहीं कहीं कुछ खास वर्गों को था, लेकिन लोकतांत्रिक चुनाव अगर है तो
तो सबसे पहला आधार है सार्वभौम व वयस्क मताधिकार। दूसरा आधार है चुनाव में विकल्प उपलब्ध हों। अब अगर चुनाव है तो जनता के पास कई प्रत्याशियों और या राजनीतिक दलों या विचारों के बीच में चुनने का विकल्प होना चाहिए, तब वो लोकतांत्रिक चुनाव है। अगर विकल्प ही नहीं है तो फिर कैसा लोकतंत्र? मजबूरी है वही चुना जाएगा। तीसरा है नियमित अंतर। कोई व्यक्ति चुना गया और वो 25 साल तक या अनंत समय तक अगर एक बार चुना गया पद पर रहे तो वह भी चुनाव लोकतांत्रिक नहीं है, क्योंकि एक बार जो चुना गया वो जान लिया अब तो मैं चुना गया तो चुना गया। तो उसका रिव्यू होने के लिए एक निश्चित अंतराल पर चुनाव होते रहने चाहिए, तब वह चुनाव लोकतांत्रिक माना जाता है। और चुनाव के को लोकतांत्रिक मानने के प्रमुख आधार, सबसे प्रमुख आधार है स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव। चुनाव हो, सार्वभौम, सबको मताधिकार भी हो, तमाम विकल्प भी हों, नियमित अंतराल पर भी हो, लेकिन जब चुनाव हो तो बलपूर्वक या गलत तरीके से प्रभावित करके चुन लिया जाए तो वो भी लोकतांत्रिक चुनाव नहीं है। तो चुनाव वह लोकतांत्रिक हो जहां स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव हो। अब हम चर्चा करते हैं राजनीतिक प्रतिद्वंदिता। प्रायः हम देखते हैं कि विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच प्रतिद्वंदिता होती है। वे आपस में आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, सत्ता को प्राप्त करने के लिए प्रतिद्वंदिता होती है। कभी कभी यह प्रतिद्वंदिता इस स्तर पर चली जाती है कि गांव क्षेत्र के स्तर पर लोग बंट जाते हैं और यह प्रतिद्वंदिता गलत भी दिखाई देती है। राजनीतिक दलों के बीच आपस में प्रतिद्वंदिता और निर्वाचन क्षेत्रों में यह प्रतिद्वंदिता प्रत्याशियों के बीच होती है। हमारे संविधान निर्माताओं को इस बात का ज्ञान था कि यह राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कुछ दुष्परिणाम भी हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सोच समझ के इसे ही अपनाया। उसके पीछे कारण यह है कि कोई राजनीतिक दल या व्यक्ति जो राजनीति में आता है, हो सकता है वह जनसेवा के लिए आता हो, यह भी हो सकता है कि उसका मुख्य उद्देश्य लोगों का हित करना हो, लेकिन केवल इसी आधार पर पूरी प्रणाली को किसी की भावना के आधार पर नहीं छोड़ा जा सकता। उसके लिए ठोस आधार बनाना पड़ता है और कोई व्यक्ति जनता के हित में ही कार्य करे, उसके लिए यह आवश्यक है कि ऐसी स्थिति बना दी जाए कि अच्छा कार्य करने वाले को पुरस्कार और गलत कार्य करने वाले को दंड मिले। और यह चुनाव से ही संभव है। और चुनाव में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, जब एक दूसरा कहेगा कि यह राजनीतिक दल गलती कर रही है, मैं आऊँगा तो सही करूँगा, तो पहले पर ये गलती न करने का आधार बना रहेगा। और मन से इच्छा न भी हो तो शासन सत्ता में आने के लिए, जनता का समर्थन पाने के लिए राजनीतिक दल और उम्मीदवार जनता के हित में कार्य करने को मजबूर होंगे। इसलिए राजनीतिक प्रतिद्वंदिता आवश्यक है और लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अत्यंत उपयोगी है। भारत में हम देखते हैं कि व्यापक पैमाने पर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता देखी जाती है। अब हम चर्चा करते हैं कि चुनाव की हमारे देश में क्या प्रणाली है। आप ये देखते होंगे कि पूरे देश में एक नियमित अंतराल पर लोकसभा के चुनाव होते हैं और राज्यों में राज्य विधानसभाओं के चुनाव होते हैं। प्रत्येक 5 वर्ष में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं। इन्हें आम चुनाव कहते हैं। कभी कभी किसी खास निर्वाचन क्षेत्र में वहाँ के निर्वाचित प्रतिनिधि की मृत्यु या इस्तीफे या किसी अन्य कारण से पद रिक्त होने के कारण भी चुनाव होते हैं। इन्हें उपचुनाव कहते हैं। इन चुनावों में ऐसी व्यवस्था की जाती है कि पूरे देश के मामले में, केंद्र की सरकार चुनने के मामले में पूरे देश को निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है, जिन्हें
लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं, वहाँ से चुनाव हुआ व्यक्ति लोकसभा का सदस्य कहा जाता है। तो किसी भी चुनाव के लिए चुनाव क्षेत्र निर्धारित कर लिया जाता है। चुनाव क्षेत्र का निर्धारण और लोकसभा में पूरे देश को बांट के और राज्य विधानसभाओं के चुनाव में उस राज्य को विधानसभा क्षेत्रों में बांटा जाता है। इसी प्रकार स्थानीय निकायों में, पंचायतों में वार्डों का परिसीमन किया जाता है और उस एक निर्वाचन क्षेत्र से सर्वाधिक मत पाने वाला विजयी होता है। हम लोग पूरे भारत में लोकसभा के 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। उन 543 निर्वाचन, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति जीतता है। तो चुनाव की, हमारी देश के चुनाव की प्रणाली में निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण होता है और वह बीच बीच में जनसंख्या के आधार पर उसका परिसीमन होता रहता है। वर्तमान में 543 लोकसभा सीटों पर निर्वाचन होता है। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, हमारे देश के संविधान में सामाजिक या शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों को निर्वाचन, उनका प्रतिनिधित्व हो, इसलिए उनके लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है। लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए सीटें निर्धारित हैं। उस निर्वाचन क्षेत्रों से मत सभी देंगे, मताधिकार सार्वभौम है, लेकिन प्रत्याशी केवल जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है वहाँ से अनुसूचित जनजाति का खड़ा होगा और जहाँ से अनुसूचित जाति के लिए जो सीट आरक्षित है वहाँ से अनुसूचित जाति के ही प्रत्याशी खड़े होंगे। इसके पीछे संविधान निर्माताओं की मूल भावना यह थी कि ये कमज़ोर वर्ग के लोग मुख्य धारा से प्रतिस्पर्धा करके सदन में नहीं पहुंच पाएंगे और उनकी आवाज़, उनका प्रतिनिधित्व नहीं हो पाएगा। इसलिए उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। मतदाता सूची, एक निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्येक निर्वाचन के लिए मतदान केंद्रों का निर्धारण होता है। एक खास क्षेत्र के लोग उस स्थान पर मत देने जाते हैं और उस क्षेत्र में निवास करने वाले प्रत्येक 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्त्री पुरुष को मतदाता बनाया जाता है। उसके लिए ये देखिए, एक निर्वाचन मतदाता सूची प्रकाशित की जाती है। उसका काम बहुत पहले से चलता है और उसमें नाम जुड़ जाते हैं। चुनाव के दिन वही लोग मत देने के अधिकारी होते हैं उस मतदान केंद्र पर जिसका उस सूची में नाम रहे। उम्मीदवारों का नामांकन, चुनाव की घोषणा होने के बाद प्रत्येक क्षेत्र से उम्मीदवार अपना नामांकन करते हैं चुनाव अधिकारी के सामने कि मैं एक खास प्रोफार्मा भर के वे यह घोषित करते हैं कि मैं इस पद के लिए इस क्षेत्र से लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय का मैं प्रत्याशी हूँ। नामांकन में उन्हें कई बातों की जानकारी देनी, अपनी शैक्षणिक योग्यता, अपनी वित्तीय स्थिति, अपने कर्जे, आपराधिक रिकॉर्ड आदि की जानकारी देनी होती है। विभिन्न राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों की घोषणा करते हैं और उन्हें टिकट देते हैं। वह प्रत्याशी उस राजनीतिक दल का प्रत्याशी होता है। राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को उनके दल का चुनाव चिन्ह मिलता है तथा अन्य प्रत्याशियों को चुनाव आयोग अपने तरफ से चुनाव चिन्ह देता है। नामांकन के बाद जनता को अपनी बात बताने और अपने लिए मत मांगने के लिए चुनाव अभियान चलाए जाते हैं। चुनाव प्रचार और व्यापक पैमाने पर चुनाव प्रचार चलाया जाता है। चुनाव प्रचार के लिए जनता के पास जाकर विभिन्न सभाएं करके, राजनीतिक सभाएं करके, अखबारों में, टेलीविज़न में, इंटरनेट से, सोशल मीडिया से आदि माध्यमों से जनता तक अपनी बात पहुंचाई जाती है। चुनाव अभियान में विभिन्न प्रकार के
प्रलोभना के कार्य भी किए जाते हैं। चुनाव अभियान के लिए कुछ बातों पर रोक है, जैसे किसी धर्म और संप्रदाय से संबंधित बात नहीं की जाएगी, कोई आर्थिक प्रलोभन नहीं दिया जाएगा, राजकीय सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। ये सब चीज़ें चुनाव अभियान में इन पर रोक है। अगर कोई प्रत्याशी इनका पालन करता है, इनका उपयोग करता है, तो उसका चुनाव निरस्त भी हो सकता है। चुनाव अभियान के बाद मतदान और मतगणना, एक खास तिथि पहले से ही तय होती है और मतदान केंद्र पर जाकर उस क्षेत्र के लोग मतदान करते हैं और उनका मत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, पहले बैलेट पेपर से जहां मतदान होता है, अब लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होते हैं। वोटिंग मशीन में अपना मत अंकित करते हैं और एक नियत तिथि पर उन मतों की गणना होती है और जो प्रत्याशी सर्वाधिक मत पाता है वह विजयी घोषित होता है। इस तरीके से मतगणना के उपरांत चुना हुआ प्रत्याशी उस क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है। भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है? अभी हम लोगों ने चर्चा की थी कि कोई चुनाव लोकतांत्रिक है, उसको मानने के प्रमुख आधार क्या हैं। हम देखते हैं कि उन सभी आधारों पर भारत के चुनाव खरे उतरते हैं, सही उतरते हैं। भारत में सार्वभौम और वयस्क मताधिकार है। प्रत्येक 21 वर्ष से अधिक उम्र का स्त्री पुरुष को मत देने का अधिकार है। वह सबके मत का उतना ही मूल्य है जितना किसी अधिक पढ़े लिखे का, उतना ही किसी अनपढ़ व्यक्ति का सबके मत का समान मूल्य है। विकल्प भी है यहाँ पर्याप्त। कई राजनीतिक दल राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा निर्दलीय प्रत्याशी रहते हैं, जनता के सामने विकल्प रहता है। इसके अतिरिक्त अब तो चुनाव आयोग ने अगर कोई प्रत्याशी नहीं पसंद है तो एक विकल्प नोटा के रूप में, कोई प्रत्याशी नहीं पसंद है इस बात की घोषणा का भी विकल्प अब भारत में उपलब्ध कराया गया। यहाँ प्रत्येक 5 वर्ष पर चुनाव होते हैं, नियत अंतराल में चुनाव भी होते हैं और निष्पक्ष चुनाव की भी यहाँ व्यवस्था की गई। कोई चुनाव लोकतांत्रिक है, इसके लिए सबसे पहले वो चुनाव कराता कौन है और वो चुनाव कराने वाली जो संस्था है क्या वह स्वतंत्र है। भारत में इसके लिए एक स्वतंत्र चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है और चुनाव के समय में चुनाव आयोग किसी सरकार के अधीन नहीं होता, वह एकदम स्वतंत्र होता है और वह स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। अब हम आते हैं चुनाव में लोगों की भागीदारी। कोई चुनाव लोकतांत्रिक है, उसमें उसको मानने का सबसे बड़ा आधार है कि उसमें जनता कैसी रुचि ले रही है और जनता की भागीदारी कैसे है। यहाँ आप देखिए इस ग्राफ में 1991 से 1915 के बीच भारत और ब्रिटेन के चुनावों की तुलना की गई है जनता की भागीदारी की। भारत में 1991 में जहां 56% लोगों ने चुनाव में मतदान किया था, वहीं ब्रिटेन में 78 ने किया था और 15 में ब्रिटेन में 66% ने किया और भारत में 14 में हुए चुनाव में भी 66%। भारत में जहां बढ़ा है वहाँ एक विकसित देश ब्रिटेन में घटा है मतदान देने वाला। इस प्रकार हमारे चुनाव में लोगों का विश्वास है और जनता की भागीदारी अपेक्षाकृत बढ़ ही रही है। एक दूसरा ये तुलनात्मक ग्राफ आप देखिए, भारत और अमेरिका के बीच विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच चुनाव में भागीदारी ये है। आमतौर पर माना यह जाता है कि अधिक संपन्न और अधिक पढ़ा लिखा वर्ग चुनाव में अधिक भाग लेगा और गरीब और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग कम भाग लेंगे, लेकिन भारत में ऐसा नहीं बल्कि उल्टा है। ऊंची जात के लोगों ने 56% भागीदारी की, पिछड़ी के 58, अनुसूचित जात ने 60 और अनुसूचित जनजाति ने 61। जबकि अमेरिका में उल्टा है, गोरे लोग 60%, अश्वेत 56 और जो सबसे पिछड़ा समूह है हिस्पैनिक उसके 28% लोगों ने ही चुनाव में भागीदारी की। चुनाव लोकतांत्रिक हैं
इसका एक और परखने का आधार है कि जो चुनाव परिणाम आते हैं उसको क्या जनता और चुनाव में भाग लेने वाले स्वीकार करते हैं। हमारे देश में प्रथम आम चुनाव से लेकर और अभी तक राज्यों में, देश में तमाम चुनाव हुए और बहुत परिवर्तन हुए। जीतने वाले, पद पर रहने वाले लोग हारे, इंदिरा गांधी जैसी प्रधानमंत्री हारी, तमाम राज्यों में सत्ता का परिवर्तन हुआ, लेकिन प्रायः हारने वालों ने, जीतने वालों ने, जनता ने, सब ने चुनाव परिणाम के नतीजों को स्वीकार किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे देश का चुनाव लोकतांत्रिक है। स्वतंत्र व, अब हम आते हैं, चर्चा करते हैं स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियाँ। हम लोगों ने अभी तक जो चर्चा की वो चुनाव प्रक्रिया की चर्चा की। अब हम ये चर्चा करेंगे कि जो स्वतंत्र चुनाव हो उनके सामने क्या क्या दिक्कतें आती हैं। पहला हम ये देखते हैं कि चुनाव में धन का दुरुपयोग प्रायः सुनने में मिलता है कि पैसा देकर वोट खरीदने की बात, या अधिक धनी प्रत्याशी ज़्यादा दिखावे वाला प्रचार करके गरीब को प्रभावित कर देता है। तो चुनाव में धन का दुरुपयोग, इसके लिए खर्च की सीमा बनाई गई है, बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो चुनाव में धन के दुरुपयोग से भी निष्पक्ष चुनाव में बाधा आती है। दूसरा, आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवार। यह देखा जाता है, अभी बहुत चर्चा में रहा कि चुनाव में आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग उम्मीदवार बन जाते हैं और उनके भय से दूसरे उम्मीदवार नहीं बनते, या जनता उनको वोट दे देती है, या मतदान में भाग लेने से डरती है। तीसरी चुनौती है राजनीतिक पार्टियों में कुछ परिवारों का वर्चस्व। देश में कई राजनीतिक दल हैं जहां कुछ परिवार विशेष के लोगों का ही वर्चस्व है और आम कार्यकर्ताओं को उतना महत्व नहीं मिलता, और परिवार विशेष के ही लोग प्रत्याशी बनने में और पद प्राप्त करने में, शासन सत्ता का उपयोग करने में आगे रहते हैं। परिवार में पैदा हुए व्यक्ति को आसानी से सारी राजनीतिक लाभ मिल जाते हैं, यह भी वह उम्मीदवार बन जाते हैं। तथा चुनाव में विकल्प का अभाव भी हमने बताया कि अगर कोई विकल्प न हो तो नोटा का विकल्प भी भारत में दिया गया है। तो कभी कभी ये होता है कि जितने प्रत्याशी उनमें से कोई जनता को पसंद नहीं या खास, तो जब विकल्प का अभाव होता है, यह भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, तो उसमें जो है उसी में से चुनना मजबूरी हो जाती है। और बड़े राजनीतिक दलों की तुलना में निर्दलीय व छोटे दल के उम्मीदवारों की परेशानियाँ। भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है, विशाल निर्वाचन क्षेत्र हैं, बड़ा देश है, तो बड़े राजनीतिक दलों के लोगों के पास ज़्यादा कार्यकर्ता होते हैं, उनका अपना कैडर होता है, उनके पास संसाधन होते हैं, तो वह अपनी बात सच या झूठ जनता तक अधिक संसाधनों के साथ पहुंचा देते हैं। और जनता में यह बात रहती है, अपेक्षाकृत छोटे राजनीतिक दलों या निर्दलीय प्रत्याशी हर जगह अपनी बात नहीं पहुंचा पाते, तो बड़े राजनीतिक दलों के सामने छोटे राजनीतिक दलों के या निर्दलीय प्रत्याशियों को दिक्कत उत्पन्न होती है, उन्हें अनेक परेशानियां उत्पन्न होती हैं और वह चुनाव में उस तरीके से भागीदारी नहीं कर पाते जिस तरीके से, तथा राजनीतिक दल ने बड़े राजनीतिक दल ने जिसको अपना उम्मीदवार बना लिया, उसको एक खास बड़ा वोट अपने आप उस राजनीतिक दल के समर्थन करने वाले लोगों का मिल जाता है, जबकि निर्दलीय या छोटे दल का प्रत्याशी कितना भी योग्य क्यों न हो, उसको इस पैमाने पर काफ़ी दिक्कत होती है। और इस तरीके से देखा ही जाता है, अनुभव ये रहा पीछे के चुनाव का कि बड़े राजनीतिक दलों के ही प्रत्याशी बहुसंख्यक जीतते हैं, और राज्यों में तो छोटे राजनीतिक दल, लेकिन राज्य के स्तर पर वो भी बड़े होते हैं, उनके प्रत्याशी सफल हो जाते हैं और उन्हें बहुमत भी प्राप्त हो जाता है। लेकिन केंद्र के चुनाव में बड़े राजनीतिक दल के सामने छोटे राजनीतिक दलों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बच्चों,
अब हम लोग आप गृह कार्य नोट कर लीजिए। हमने आपको बताया कि चुनाव संबंधी सारी गतिविधियों को विस्तार से हम लोगों ने चर्चा की। तो आप ये एक सूची बनाइए, चुनाव संबंधी जितनी भी गतिविधियां आपके आसपास होती हैं उनकी सूची बनाइए। आप देखेंगे कि बहुत सारी गतिविधियों की आप सूची बना पाएंगे। और दूसरा, चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या हैं, इसे अभी हमने आपको बताया है। इसको आप घर से लिख के ले आइए। आज की इस कक्षा में इतना ही। नमस्कार।